देखते हैं हम। सबसे पहले देखो कि यहाँ से लीवर के अंदर आता है हिपैटिक डक्ट, और ये हिपैटिक डक्ट जो होते हैं सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। सर लीवर से आ रहे हैं हिपैटिक डक्ट, दोनों हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट, और यहाँ से गैल ब्लैडर का आता है सिस्टिक डक्ट, और ये मिलके ये वाला जो होता है कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये है कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे होता है पहले बॉय आएगा फिर ऑडी आएगा, तो स्पिंजर बॉयडन। और यहाँ पे जो होता है सर पेनक्रियाज का आता है पेनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ पे मिलता है कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो यानी लीवर और पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे होता है एम्पुला वेटर, जहाँ पे भी ये बायो में फूला हुआ है एम्पुला वेटर, और यहाँ पे ऑडी स्पिंचर ऑफ ऑडी आता है। 1000 बार PYQ आ चुका है स्पिंचर ऑफ ऑडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंचर ऑफ वाइडन, स्पिंचर ऑफ ऑडी, गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, और ये मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट। मतलब लीवर के दो ही पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट जो होते हैं ये यहाँ पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पर ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? देखो इपीग्लोटिस कवर करता है ग्लोटिस को, ग्लोटिस है ट्रेकिया का ओपनिंग, और गलेट होता है ईसोफेगस का ओपनिंग, ठीक है। टंग जो होता है ओरल कैविटी के फ्लोर से जिससे अटैच होता है उसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। ओरल कैविटी के फ्लोर से जहाँ से अटैच होता है ना जिससे, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। थोड़ा सा डेंटिशन देखो आप कि जो एडल्ट हो, सबसे पहले कि प्री मोलर जो होते हैं सर, और दोनों प्रीमोलर और लास्ट थर्ड मोलर जो होते हैं ह्यूमन के, वो मोनोफायोडोंट एक ही बार लाइफ में आते हैं। डायोफायोडोंट जो 2 बार आते हैं, तो बाकी 2 बार आते हैं। यानी जो इन्फेंट है उसके पास प्री मोलर नहीं होगा, एब्सेंट होगा इन्फेंट के अंदर, और थर्ड मोलर नहीं आया होगा। वही अगर 17 ईयर ओल्ड है तो प्री मोलर आ जाएगा, बट थर्ड मोलर बोलते हैं ना 18 के बाद आता है विजडम टीथ। तो अगर एडल्ट है तो उसके पास 2 इंसिजर, 1 केनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर हैं, यानी 2123, ऐसे आप याद रख सकते हो क्विक शॉर्टकट की तरह। सर टीथ जो होते हैं ह्यूमन के थिकोडोंट, यानी सर मोस्ट ऑफ द मेमल्स और ह्यूमंस के, एनसीईआरटी का लाइन है ये। थिकोडोंट का मतलब होता है जॉ ऑफ सॉकेट में एम्बेडेड है, ठीक है ना, बोनी सॉकेट एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट ऑफ जॉ या गम। डायफायोडोंट यानी 2 सेट ऑफ टीथ अकर थ्रू आउट द लाइफ, 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं थ्रू आउट लाइफ में। पहले आते हैं मिल्क या डिसीडियड टीथ, बाद में रिप्लेस आते हैं परमानेंट टीथ। हेटेरोडोंट यानी अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। 4 टाइप के टीथ हैं, 32 टोटल टीथ होते हैं, तो यानी क्या हो गए हेटेरोडोंट हो गए ना, अलग अलग टाइप के टीथ हैं, देख भी रहे हैं इंसिजर के 9। ये ध्यान दो फिर से यहाँ पे आप कि सबसे इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे ईसोफागस ओपन होता है, उसको हम कार्डिक रीजन बोलते हैं। ये फंडस हो गया बॉडी और एंट्रम, या सर इसको हम पैलरस बोलते हैं। यहाँ पे होता है पाल्विक स्पिंचर, और इसका पीएच 1.8 होता है। अब ये देखो आप चपरासी से याद रखोगे, चीप सेल सबसे नीचे होते हैं चपरासी, चीप सेल या पेप्टिक सेल इनको बोलते हैं, या जाइगोट सबसे छोटे। चपरासी का क्या वैल्यू सबसे नीचे है ना, वही चपरासी, चिप सेल, पेप्टिक सेल है, जाइमोजेन सेल बोलते हैं हम इनको, और ये सीक्रेट करते हैं हमारे पास पेप्टिक, क्या बोलेंगे, पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेंगे, और रेनिन वगैरह सीक्रेट करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना ऑलवेज आप पेराइटल सेल जो होते हैं सर, पेप्टिक सेल को याद रखोगे ओपी से ध्यान रख सकते हो आप। पेराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक, ओपी पेराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल, ये 2 चीज़ सीक्रेट करते हैं। केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और HCl जो होता है सर जी, वो किल मतलब एक्टिवेट करता है सबसे पहली बात तो, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, और किल करता है बैक्टीरिया को, फूड को भी सॉफ्टन करता है, और टाइलिन को भी इनएक्टिव करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करते हैं केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इनका कमी है नहीं है तो इसकी वजह से हो जाएगा परनीसियस एनीमिया। यानी इनडायरेक्टली कौन सा है सेल जो हेल्प कर रहा है हमें, मतलब परनीसियस एनीमिया होने से बचाने में, तो पेराइटल सेल चूँकि ये है तो ये सीक्रेट कर रहा है, और इसकी वजह से ये ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसकी वजह से एनीमिया ब्लड फॉर्मेशन करने में कौन इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो पेराइटल सेल, चूँकि ये केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है जो कि B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आगे समझो, चिप सेल, पेप्टिक सेल, चपरासी, जाइमोजेन सेल बोलते हैं। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सीक्रेट करेंगे। जेन एंड प्रोरेनिन ये कन्वर्ट कर देगा पेप्सिनोजेन HCl के पेप्सिन में, और जो हो जाएगा रेनिन, प्रोरेनिन का मतलब HCl के थ्रू हो जाएगा रेनिन के अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट के अंदर रिलीज होता है, और इस पर कई क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखो दिखाते हैं, बोल रहा है इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई, तो इसका आंसर होगा रेनिन। इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन, इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन, इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज
कैरिड आउट बाई रेनिन। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, मतलब मस्ट इंपॉर्टेंट है। रेनिन इनिशियल स्टेप जो होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क ह्यूमन के अंदर रेनिन के आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो स्टोमच होता है वो 3 चीज़ें रिलीज करता है। उसके पास म्यूकस नेक सेल होते हैं, एनसीईआरटी, उसके पास म्यूकस नेक सेल होंगे जो कि म्यूकस सीक्रेट करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। पेप्टिक सेल, चिप सेल, एजाइमोजन सेल होंगे जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं है, रिलीज करेंगे। और पेराइटल या ओजेंटिक सेल जो कि HCl और साथ ही साथ क्रिस्टल इंजिक फैक्टर रिलीज करेंगे जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ये जो होते हैं थोड़ा अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी रिलीज करते हैं। सम अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। ये सर आप ध्यान से देखिए, बाइल जो होता है उसका बस 2 काम होता है, एक अल्कलाइन पीएच देता है, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यानी इनडायरेक्टली ये लाइपेजेस को भी एक्टिवेट कर, एनसीईआरटी लाइन, इनडायरेक्टली ये लाइपेजेज बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेज, यही बोल रहा था मैं। लाइपेजेज को भी एक्टिवेट करेगा कैसे सर? इमल्सिफिकेशन करेगा, जब उनके ऊपर अपने मतलब मिसल्स टाइप कुछ बनाएगा तभी तो लाइपेज जो है उस पर एक्ट कर पाएंगे। अगली चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बाइल जो होता है सर उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट जो होता है वो येलो बनते हैं। और उसके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकेलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। मालूम है, बस इतना ध्यान रखो कि इसके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं। और बाइल के पास कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन भी होता है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है और यही एनसीईआरटी के अंदर मतलब चीख चीख के बोल रहा है कि सर बाइल के पास ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बाइल पिगमेंट होंगे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, उसके पास बाइल सॉल्ट होंगे, उसके पास कोलेस्ट्रॉल होगा, उसके पास लेसिथिन होगा। बाइल एल्कलाइन होता है, pH 8.0। स्टोमेज के अंदर लाइपेजेज होते हैं, इतना जरूरी है कि फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमेज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और जिसको बाइल सॉल्ट्स होते हैं वही करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन करेंगे तभी वो डाइजेस्ट होगा। टाइलिन जो होता है ओनली एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। मालूम है सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? देखिए सर, चीख चीख के ये चीज़ बोली जा रही है कि सोडियम है Na+, K+, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन माइनस और बाइकार्बोनेट माइनस है। स्लेबरी माइलेज के अंदर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ लाइजोजाइम होता है। ये स्लेबरी माइलेज 30% स्टार्ट को हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी स्टार्च स्लेबरी माइलेज जिसका pH 6.8 होता है, 6.8 होता है, जो कि माल्टोज स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से आप ये देखो कि सर माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से माल्टोज, माल्ट देखो ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होगा। लेक्टोज ग्लूकोज प्लस लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना होगा। और सुक्रोज जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये दिखता भी है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से ही सुक्रोज बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ये सब के सब मोनोसेकेराइड हैं और ये डाइसेकेराइड है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लेक्टोज ग्लूकोज प्लस लेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आगे ये ध्यान रखना सर जी, ड्यूडनम के अंदर ही मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ड्यूडनम C शेप्ड होता है, J शेप्ड होता है। स्टोमेच जो होता है सर जी वो J शेप्ड होता है। ये देखो ना सर जी, स्टोमेच J शेप्ड होता है, ड्यूडनम C शेप्ड होता है। और इसी C शेप्ड के लिंग के बीच में पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। सर ये देखो ना, ये लिम्ब के बीच में पेनक्रियाज प्रेजेंट है। इधर देखो ना, लिखा है पेनक्रियाज एक कंपाउंड, यानी एक्जोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक्जोक्राइन एक्नी के वजह से सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ C शेप्ड ड्यूडेनम। सर इधर आ जाओ, ये ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ लीवर को हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं लीवर के, क्लीसन्स कैप्सूल से कवर होते हैं। एंजाइम पूरा समझ लो यहाँ पे देखो, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम देखो 2 ही है जिसमें आप सोच में पड़ोगे, वही पेनक्रियाटिक एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टिनल एंजाइम तो बाकी जो बच गए हैं वो सबको डाइजेस्ट कर देगा। आप देखो एक बार, पेनक्रियाज के एंजाइम जो होते हैं वही पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। पेनक्रियाटिक लाइपेज है फैट को डाइजेस्ट करेगा। और जो न्यूक्लियेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। डीएनएज आरएज टुगेदर इनको मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियेज। न्यूक्लिक एसिड पे ये वर्क करेगा। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए पे, आरएनए पे न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियेज इनको न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ेगा। और यही इंटेस्टाइनल जूसेस को हम सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, ये भी एल्कालाइन होता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम भी एल्कालाइन होता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी रिलीज करता है। ये सब के सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये मैप जो आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। पेनक्रियाटिक जूस को हम स्ट्रेप्सिन बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर ट्रिप्सिनोजेन, तो ड्यूडेनम यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में से एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम आता है। इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम आता है। कैल्शियम के प्रेजेंट में ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और यही ट्रिप्सिन बाकी कीमोट्रिप्सिनोजेन को
और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट करता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइड और कीमोट्रिप्सिनोजेन को कीमोट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा एंटेरोकाइनेज। मिल आता कहाँ से है? इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से, वो भी कहाँ के? ड्यूडेनम के म्यूकोसा से। और एक चीज़ और भूलना नहीं आपको कि सर जी ड्यूडेनम के अंदर ही आके सब गिर रहे थे ना, कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, यानी हिपैटिक यानी बाइल भी आ रहा है यहीं पे ड्यूडेनम के अंदर, और पेनक्रियाज के भी सारे एंजाइम ड्यूडेनम के अंदर ही आ रहे हैं, और ड्यूडेनम के अंदर ही मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है, सी शेप्ड है वो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज आ गया तो ये मतलब डाइपेप्टाइडेज यानी अमीनो एसिड के अंदर तोड़ेगा। सबसे पहले प्रोटीन है, ट्रिप्सिन उसको लार्ज पेप्टाइड के अंदर तोड़ेगा, और कीमोट्रिप्सिन भी यही काम करेगा, लार्ज पेप्टाइड, और इस लार्ज पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तोड़ता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर लिखी हुई है, ये आप ध्यान रखना कि सर बर्नर्स ग्लैंड जो होता है सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही एक सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है बर्नर्स ग्लैंड क्यूट के ड्यूडेनम के, और यही एक मात्र ऐसा ग्लैंड है जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है, नो डाउट म्यूकस सीक्रेट करता है, मल्टीसेलर होता है, उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि सर ड्यूडेनम के अंदर है बर्नर्स ग्लैंड, और यही एक ऐसा है जो सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट नहीं, तो सारे के सारे म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा, लो जी हाजिर है म्यूकोसा आपके सामने। सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, लाइन करता है ल्यूमन को, ऑफकोर्स ये म्यूकोसा के बाद आता है सब म्यूकोसा, फिर आता है मस्कुलरिज, और फिर आता है सेरोसा। मस्कुलरिज के अंदर आउटर जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, इनर सी देख भी रहा है, इनर सी सर्कुलर होते हैं, और उसके अंदर भी आता है ऑब्लिक मसल, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल आते हैं। और यहाँ पे यह ध्यान रखना कि मस्कुलरिज के अंदर होते हैं आउटर और इनर, मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर के बीच में आर्वेक्स प्लेक्सस। यहाँ मस्कुलरिज है, एएम से याद रख सकते हो, यह हालांकि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, एएम से याद रख सकते हो। ऑर्बेक्स प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, और मिजनर्स प्लेक्सस जो होते हैं इधर होते हैं। तो एएम से उसको देखो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखो मस्कुलरिज हो गया तो ये ऑर्बेक्स प्लेक्सस मस्कुलरिज के अंदर होंगे, इसके बीच में ऑफ कोर्स क्लियर है, और यानी जो होंगे सब म्यूकोसा के अंदर जो मसल होते हैं वहाँ हो जाएंगे मिजनर्स प्लेक्सस, माइंट्रिक इसका ही नाम है ऑर्बेक्स प्लेक्सस का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको सर बिल्कुल चमकनी चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो होता है सर वो ब्लाइंड से होता है, एक तरफ से बंद होता है, वॉर्मिफॉर्म बैक्टीरिया से कैरी करता है, एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि वेस्टिजियल होता है ह्यूमन के अंदर। बस ये अब देखो ध्यान से देख रहे थे, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सकट इंटेलिकस, जो कि अल्कलाइन होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सर सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस से आप याद रखो, इस पास बर्नर्स ग्लैंड है, पेनेथ सेल है, पेनेथ सेल लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, वो क्रिप्ट ऑफ लुवर कोन है, 2 विलाई जो डीप बनाते हैं ना उसको हम क्रिप्ट ऑफ लुवर कोन बोलते हैं। आपको इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सर जी डाइसेकेराइडेज, 2 बचे हुए थे, माल्टेज, सुक्रोज और लेक्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। फैट जो है उसको इंटेस्टाइनल लाइपेज चेक करेगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ेगा। प्रोटीन जो होंगे सर जी वो एमाइनोपेप्टाइडेज साइड से तोड़ता है, और बाकी बीच में तोड़ते हैं, ये सब मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखो। एज आ गया तो वैसे भी साइड से तोड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। और न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज होगा और न्यूक्लियोसाइडेज होगा। एक बार वैसे आप इस चीज़ को देख भी सकते हो, एंडोपेप्टाइडेज यानी बीच से तोड़ते हैं, पेप्सिन हो गया, प्रोटीन को तोड़ने वाले यही तो हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, और ये मतलब नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइड से तोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज, यहाँ पे एज आ गया, एक्सोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल का, और बाकी ये सब के सब कहाँ, सॉरी इंटेस्टाइनल नहीं, पेनक्रिएटिक है, पेनक्रिएटिक, आई एम सॉरी पेनक्रिएटिक, और ये बाकी सारे इंटेस्टाइनल माइनोपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइडेज, ये सब साइड से तोड़ेंगे ऑफ कोर्स। आइए थोड़ा सा अब इसको देखते हैं एक्सट्रैक्ट को। ये माइलोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं इनेमल, ठीक है ना। ये ई के क्लोज है, और डेंटोब्लास्ट जो होते हैं वो पल्प कैविटी है, दूर भी है, और डेंटोब्लास्ट जो होते हैं पल्प कैविटी या डेंटाइन सीक्रेट करते हैं, पल्प कैविटी या डेंटाइन। एमाइलोब्लास्ट सेल इनेमल को सीक्रेट करते हैं, नीचे के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एमाइलोब्लास्ट सेल इनेमल को सीक्रेट करते हैं, वो डेंटोब्लास्ट सेल पल्प कैविटी या डेंटाइन भी, ऐसे हमने अभी पढ़ा बट आप डाल सकते हो, डेंटाइन भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। सिक्कम के पास सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्लिक मसल जो स्टोमच के अंदर होता है, सबसे पहले ऑब्लिक मसल, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल आते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो आप कि सब म्यूकोसा के पास जो होते हैं ना, सब म्यूकोसा के पास नर्व्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड और लिम्ब, लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया। म्यूकोसा के अंदर सबसे ज़्यादा मोटिफिकेशन पूरे गट में देखी जाती है, कभी गोबलेट सेल बनाएगा, कभी गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगा, कभी क्रिप्ट ऑफ लुवर कोन यही बनाएगा। लीवर जो होता है सर जी लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, एनसीईआरटी की लाइन, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, बट लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। इसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है, इसके पास 2 लोब होते हैं। स्लाइवा के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट होते हैं। स्लाइवरी एमाइलेज सीक्रेट करता है, लाइसोसाइम भी सीक्रेट करता है, जो कि बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल होता है, एनसीईआरटी का वर्ड है, एंटी बैक्टीरियल होता है। 30% इंपॉर्टेंट है, 30% ही डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है। स्टार्च को स्लाइवरी एमाइलेज 6.8 इंपॉर्टेंट है,
पीएच पे माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। स्टोमेज जो होगा इसको हम बोलस बोलते हैं, और स्लाइवा का जो होता है म्यूकस वो साथ में एग्रीगेट करके मतलब एडहेयर करने में हेल्प करता है ताकि वो बोलस बन पाए, और यहाँ पे आके वो काइम बन जाता है। HCl जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट होते हैं, और यही म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट जो होते हैं सर जी, म्यूकोस और बाइकार्बोनेट जो होते हैं पेनक्रियाज से आते हैं, ये हेल्प करते हैं एसिडिक काइम से बचाने के लिए, किसको, इंटेस्टाइन के मतलब वॉल को, और प्रोवाइड करते हैं एल्कालाइन मीडियम 7.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूडनम के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर कितना होता है पीएच 7.8 होता है, 7.8 होता है। एक बार रिवाइज करेगा शॉर्ट में, एक बार रिवाइज करेगा शॉर्ट में सर। स्लाइवा 6.8, HCl 1.8, ऑफ कोर्स 1.8 सर जी, इंटेस्टाइन 7.8, और सर जी बाइल का 8, मतलब नहीं बाइल का ऑल्सो, वैसे ध्यान हो गया, क्लियर है, बस इतना ही है पीएच जिसको ध्यान रखना है। स्लाइवा का 6.8, बाइल सॉरी स्टोमेज का 1.8 HCl है सबसे ज़्यादा, और इसका इंटेस्टाइन का 7.8, दैट्स इट। जब आगे बढ़ते हैं सर जी, ये देखना स्टोमेज के अंदर सबसे पहले हम देख रहे थे यहाँ पे स्टोर फूड होता है 4 से 5 घंटे के लिए, इंपॉर्टेंट NCERT का डाटा, 4 से 5 घंटे के लिए यहाँ पे खाना स्टोर होता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है उसको अपन एंटेरोसाइट बोलते हैं, एंटेरोसाइट बोलते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आई एम सॉरी इंटेस्टाइन के सेल को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होता है वही सिक्रीट करता है एंटेरोकाइनेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूडनम के एक्चुअली म्यूकोसा बट एंटेरोकाइनेज यहाँ से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQ आया हुआ है कई बार। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे देखो ये चीज़, इलियम जो होता है वो हाईएस्ट क्वाइल्ड पार्ट है, PYQ है। इलियम जो होता है सबसे ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है, सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड कौन है, इलियम है। क्रिप्ट ऑफ फ्लूवरकोन कहाँ पे होते हैं सर जी, क्रिप्ट ऑफ फ्लूवरकोन 2 भिलाई का जो नीचे का बेस होता है, और भिलाई एक बार आप समझो, आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी PYQ है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन है, ग्लूट4 है। क्रिप्ट ऑफ फ्लूवरकोन के बेस पे होते हैं पेनेट सेल जो कि लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, यूनिसेलुलर, 2 ही से होते हैं, गोबलेट सेल एक पेनेट सेल, यूनिसेलुलर होते हैं। ह्यूमन डेंटिसन जो होता है थिकोडोंट होता है चूँकि एम्बेडेड है। डाइफोडोंट 2 बार आता है, हेट्रोडोंट अलग अलग 4 तरह के तीत होते हैं, NCERT 4 तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है। थिकोडोंट चूँकि धसे होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है ना। 2123 हमने पढ़ा हुआ था अभी, एडल्ट टीथ 2 इंसिजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। सर प्रीमोलर और थर्ड मोलर जो होता है बाद में आता है, कब, बच्चा जब 17 का हुआ प्रीमोलर आ जाएगा, जब मेच्योर हो गया यूनिटम टीथ आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेरोसा जो होता है सर जी, बाहर का विसरल ऑर्गन के ही एपिथेलियम को अपन बोलते हैं मेजोथीलियम, एपिथेलियम ऑफ विसरल बोलते हैं मेजोथीलियम, और सेरोसा सबसे बाहर की कवरिंग है ना, तो ये बना होता है मेजोथीलियम से विद सम कनेक्टिव टिश्यू। NCERT सेरोसा सबसे बाहर की लेयर जो होती है, बाहर विसरल लेयर के एपिथेलियम को ये बोलते हैं मेजोथीलियम, तो सेरोसा मेजोथीलियम से बना होता है। भिलाई सेल, अब यहाँ पे देख लो, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा था। भिलाई सेल जो होते हैं उसके अंदर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं। भिलाई सेल कौन से हो गए, एंटेरोसाइट, यानी समझो आप ऐसे, जो हर एक ऐसे सेल है ना उसमें से हर एक सेल जो होते हैं भिलाई मतलब विलाई के अंदर हर एक सेल से न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन निकलते हैं, और उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, और वो ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। यानी सर विलाई तो अलग अलग सेल्स बना है, बट इसके अंदर जो हर एक सेल है, हर एक यानी जो एंटेरोसाइट है, एंटेरोसाइट बोलते हैं विलाई सेल को, वो माइक्रोस्कोप बहुत सारे न्यूमरस माइक्रोस्कोप प्रोजेक्शन निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, और वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाता है। स्टोमेच J शेप्ड होता है, डोनम C शेप्ड होता है। म्यूकोसा जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा जो होता है वो फॉर्म करता है इरेगुलर फोल्ड, इंपॉर्टेंट, सबसे अंदर की लेयर जो म्यूकोसा है वो फॉर्म करती है इरेगुलर फोल्ड, जिसको रूगे बोलते हैं स्टोमेच के अंदर, और यही म्यूकोसा जो होता है वो फॉर्म करता है ग्लैंड भी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फॉर्म करता है। म्यूकोसा के ही मॉडिफिकेशन है सबके, म्यूकोसा ही समझो रूगे बना रहा है स्टोमेच के अंदर, म्यूकोसा ही भिलाई बना रहा है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है, भिलाई बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यही इन्हीं के बेसिस ऑफ भिलाई को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ फ्लूवरकोन। समझ में आ गया। यानी म्यूकोसा ग्लैंड जो है, म्यूकोसा फॉर्म करता है ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ फ्लूवरकोन में बेस ऑफ भिलाई, और म्यूकोसा ही फॉर्म करता है ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा ही फॉर्म करता है अंदर का है। देखो कितना मॉडिफिकेशन, हालांकि इनसाइड के अंदर लिखा हुआ है 4 म्यूकोसा, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सेरोसा, चारों अलग मतलब अलग अलग पार्ट ऑफ गट में अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, बट म्यूकोसा सबसे ज़्यादा दिखाता है, और सबसे बाहर वालों को बोलते हैं मेजोथीलियम, एपिथेलियम, सेरोसा। म्यूकोसा रूके बनाएगा स्टोमेच के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड,
भी यही बनाता है वहाँ पे, म्यूकोसा ही तो, और म्यूकस सिक्रेट करता है म्यूकस एक्सेल के थ्रू, और म्यूकोसा ही मॉडिफाई होकर बनाता है ना ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, या फिर सबसे नीचे जो होता है हमारे पास चपरासी वाला चीप सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, जो कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं। एकनी क्या होता है मैंने बताया तुमको, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है ना। बाइल रिलीज होता है डूडनम के अंदर, ये क्लियर हो गया आपको, मैंने कराया था। बाइल के अंदर पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन ही बता रहा था। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड लेसेथिन, फॉस्फोलिपिड होता है, बट कोई भी एंजाइम नहीं होता बाइल के अंदर, कोई एंजाइम नहीं होता है। सब म्यूकोसा के अंदर जो डूडनम होता है बर्नस वो भी कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है। आगे बढ़ो, ये तो मैंने बताया। म्यूकस जो होता है बाइकार्बोनेटाइन जो पेनक्रियाज से आते हैं, और बर्नर्स ग्लैंड जो होता है खुद ड्यूडनम के सब सब एसिडिक काइम से बचाते हैं। यहाँ पे भी देखो बाइकार्बोनेट है और स्टोमच के अंदर भी है, दोनों कर रही हैं सेम काम। ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक काइम से बचाते हैं, और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं अल्कलाइन मीडियम 7.8। आइए सर डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। डिसऑर्डर सबसे पहले आता है जंडिस। स्किन और आई दोनों येलोइश होते हैं, क्यों? क्योंकि लीवर अफेक्टेड होता है। लीवर अफेक्टेड स्किन और आई दोनों येलोइश हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट येलो होता है ना, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन बाइल पिगमेंट है, तो इन्हीं के डिपोजिशन से स्किन और आई येलो हो जाते हैं, जिसके अंदर लीवर अफेक्टेड होता है, बाइल पिगमेंट के स्टोरेज से होता है। सर वोमिट सेंटर मेडुला में होता है। वोमिटिंग सुनते क्या चीज़ आ चाहिए? सबसे पहले वोमिट सेंटर का रिफ्लेक्स मेडुला के अंदर। वोमिटिंग के अंदर होता क्या है, माउथ से मतलब स्टोमेज का कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, और उल्टी आने के पहले एक अजीब सी नोजिया की फीलिंग आती है। बात सही है? इजेशन ऑफ स्टोमेज कंटेंट थ्रू माउथ, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाई वोमिट सेंटर इन मेडुला, और फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसिड वोमिटिंग। वोमिटिंग के पहले नोजिया की फीलिंग आती है। सर डायरिया के अंदर क्या होता है? डायरिया के अंदर क्या होता है, बहुत तेज बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और सर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुई है, नहीं बहुत जल्दी पेट झड़ना बहुत जल्दी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गया, फीकल डिस्चार्ज का तो जल्दी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रहा है, और एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, ठीक है, और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, इसको हम डायरिया बोलते हैं, और रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन। खाना इतना जल्दी जल्दी गिर रहा है और लिक्विडिटी बढ़ गई है, इसलिए बहुत तेज फ्रीक्वेंसी भी है बढ़ने की, और कॉन्स्टिपेशन अंदर बहुत धीरा हो जाता है, अब नॉर्मल हो रहा है, बाउल मूवमेंट धीरा हो रहा है ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन के अंदर, और जो भी खाना है वो रिटेन विद इन द कॉलन। अनडाइजेस्टेड फूड, द फीसेस आर रिटेन विद इन द कॉलन एंड बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, ढंग से नहीं हो रहा है। और इंडाइजेशन के अंदर इंडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा है, खाना नहीं पच रहा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? खाना नहीं पचा हुआ, पेट के अंदर ही खाना मतलब पड़ा हुआ है, पच नहीं रहा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा, मतलब रहेगा पेट भरा हुआ है। सर क्यों? हमने बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए नहीं पच रहा है, पहली चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा खा लो, बहुत स्पाइसी खाने से, बहुत ज़्यादा खाने से अगर एंजाइटी है आपको तो नहीं पचेगा। फूड पॉइजनिंग हो गई है तो फिर कैसे होगा? या फिर एंजाइम ही नहीं सीक्रेट हो रहा है तो फिर कैसे डाइजेस्ट होगा? देखते हैं। फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, इसी को हम इंडाइजेशन बोलते हैं। कॉज ऑफ इंडाइजेशन इनडिक्वेंट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लिया है, स्पाइसी फूड भी खा लिया है आपने तो इंडाइजेशन होगा। सर इधर आते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। सब सिंपल तरीके से एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ बस ध्यान रखो कि ड्रग जो होते हैं माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन, इधर और इधर ड्रग होते हैं, माउथ में और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रग जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर मिनरल तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होना ऑब्वियस, पानी ही ऑब्जॉर्व होता है, पानी के साथ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स पैसिवली वाटर उसके साथ जाता है, तो ये समझ में आती है आपको। और माउथ के अंदर देख रहे हो, माउथ के अंदर ड्रग क्यों? कई लोगों को क्या होता है ना, जीभ के नीचे रखते हैं एस्पिरिन, किसी को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है ऐसा कुछ, तो माउथ के अंदर वो तुरंत ऑब्जॉर्व हो जाए ताकि वो बच पाए। तो माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स होते हैं, लोअर साइड ऑफ टंग भी रखते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप कॉमन कॉन्टेक्ट, तो म्यूकोसा माउथ के अंदर कॉन्टेक्ट में आ रहा है, लोअर साइड ऑफ टंग तो वहाँ पे होते हैं बहुत सारे मतलब कैपिलरीज होते हैं, तो वहाँ से ऑब्जर्व होगा। और इधर जो होते हैं ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर होता है, कुछ मिनरल्स होता है, और ड्रग टेक प्लेस, ठीक है ना। वाटर मिनरल तो होगा ही, और ड्रग कुछ ड्रग होता है स्टोमेज के अंदर। ऐसे आप ध्यान रखो कि मैंने एक पानी मतलब एक गिलास पानी पिया चीनी घोल कर, और उसमें अल्कोहल थोड़ा सा डाल दिया, या फिर चीनी पानी पिया वो स्टोमेज के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और ऑफकोर्स अल्कोहल ना बनता भी है। एब्जॉर्प्शन है तो वाटर का सिंपल शुगर दोनों का शक्कर बनाया था हमने, अल्कोहल होता है, और यहाँ पे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, प्रिंसिपल साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं, ध्यान मत रखो। अब आते हैं थोड़ा, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि सबसे इंपॉर्टेंट कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, कि वहाँ पे पानी का ऑब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का होता है, कुछ सर्टेन ड्रग का होता है, और साथ में म्यूकस जो होता है, ये मैं बताया भी था आपको कि म्यूकस जो होता है इसका अनडाइजेस्टेड फूड को एक तरह मतलब एक जगह एडहेयर करता है ताकि वो साथ में निकल सके। देखो एडहेयर करता है वेस्ट को ताकि ये पार्टिकल लुब्रिकेट भी करता है ताकि इजी पैसेज हो, ऑफकोर्स और लुब्रिकेट भी करता है।
सर ये वाली चीज़ आप समझ लो, आपको मजा आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कम्बसन ऑफ 1 ग्राम खाना बॉम्ब कैलोरीमीटर का होता है। मान लो यहाँ पे एक मेटल है और इसके अंदर ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं मेटल चैम्बर है, ऑक्सीजन इसके अंदर खाना को जला रहे हैं। एक क्लोज मेटल चैम्बर होता है फिल्ड विद ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कम्बसन ऑफ 1 ग्राम खाना को बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं, तो उससे जो हमारे पास हीट निकलता है, एनर्जी एक तरह से हम बोल रहे हैं, हीट को यहाँ पे समझो। ऑफकोर्स ऊपर यही लाइन में लिखा होगा इधर कि हम हीट में क्यों मेजर कर रहे हैं। ऑफकोर्स अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंबसन ऑफ 1 ग्राम खाना इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। और मशीन के अंदर जला रहे हैं तो एग्जैक्ट आएगा तो डिजिट में आता है 4.1, 5.65 या 9.45, इसको हम ये ग्रॉस हो गया। कार्बोहाइड्रेट का 4.1 होता है, प्रोटीन का 5.65 होता है, 5.65, और फैट का होता है 9.45, 5 4 9 945 4.1 और 5.65, 55 लिख दो और 4.1 था ना, तो 1 इसमें बढ़ाना है ऑफकोर्स। 4 से 1 5 और 5 1 6 ऐसे, या फिर आराम समझो 4.1, 5.65 और 9.45। इतना ध्यान दे दिया तो अब नहीं भूलोगे आप। कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी के अंदर, ये ध्यान रखना, कैलोरी कभी भी नहीं ऊपर, इतना ध्यान से बताया किलो कैलोरी के बारे में। कैलोरी बहुत छोटा यूनिट हो गया, किलो कैलोरी। ये 5.65 किलो कैलोरी है, 9.45 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। जबकि जो बॉडी के अंदर जलता है 1 ग्राम फूड, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबसन ऑफ 1 ग्राम फूड इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबसन ऑफ 1 ग्राम फूड। एक्चुअल अमाउंट जो एक्चुअली में निकलता है कंबसन ऑफ 1 ग्राम फूड, उसको हम फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो जलेगा। ऐसे ध्यान रखो आप कि 4 ही मिलता है कार्बोहाइड्रेट से भी, 4 भी प्रोटीन से, और 4 रफली मान लो इसको 9 मिलता है फैट्स ऑफ कोर्स। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का 4 और फैट का 9। सर इंपॉर्टेंटली एंड लास्टली आप ये चीज़ समझ लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन को सेल को इंटेरोसाइट बोलते हैं। बर्नर सिलेंडर नॉन एंजाइमेटिक होता है, म्यूकस सेक्रेट करता है, सब म्यूकोसा के अंदर होता है। बर्नर डिओडनम के हाँ आता है, ठीक है। वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिव होगा और ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पैसिव होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। यानी सर ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है वो मोर करेक्ट है। भाग रहे हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस हमेशा एक्टिव, सोडियम Na+ एक्टिव होगा, क्लोरीन निगेटिव, मतलब क्लोरीन जो होगा वो पैसिवली हो जाएगा। एफ से फ्रुक्टोज, एक्स से फैसिलिटेट, फ्रुक्टोज का हमेशा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होगा, ऑलवेज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। और कैरियर प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। फैसिलिटेट का मतलब ये होता है कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। ऑफकोर्स कैरियर यहाँ पे मतलब Na+ हो सकता है। सोडियम का हमेशा एक्टिव होगा और ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव होता है। अगर कोई पूछे आपसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव होता है, अगर एक्टिव ऑप्शन में तो एक्टिव ही मारो। इनका सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तीनों के थ्रू होता है, सिंपल और फैसिलिटेट और एक्टिव। बट मोस्ट करेक्ट एक्टिव है, मतलब मेनली तो इसी के थ्रू होता है और इसके थ्रू भी हो सकता है। वाटर हमेशा पैसिवली होगा ऑस्मोसिस के थ्रू, सोडियम हमेशा एक्टिव होता है। थोड़ा एक बार को देखे तो सही, हमने सही पढ़ा है क्या? आप देखो तो एक बार को यहाँ से, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोरीन जो होते हैं वो जनरली पैसिव होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन आयन पैसिव होंगे और ग्लूकोज अमीनो एसिड तो पैसिव, ठीक है। पैसिव ऑफ दिस सब्सटेंस इन ब्लड डिपेंड्स अपॉन, भाई पैसिव है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाएगा। कुछ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑफकोर्स वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। वाटर the transport about depend on osmotic gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट, ठीक है, एक्टिव मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहा है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सोडियम जो होते हैं ब्लड के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ऑब्जर्व होते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। और फैट्स का कैसे होता है, वो तो बिल्कुल ही मक्खन है। आ जाओ देख लो फैट्स। सबसे पहले सर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यहाँ फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल मान लो आप, ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल हैं तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको नीड चाहिए बाइल सॉल्ट। क्यों समझ में आ रहा है? इमल्सिफिकेशन तो ही करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जा सकते, हमको मालूम है सर। यहाँ पे बाइल सॉल्ट आएंगे और ये इसको इमल्सिफिकेशन करेंगे, इमल्सिफाइड फैट बन गया और ये यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बन के अंदर जाएगा, कहाँ? इंटेरोसाइड के अंदर। और यहाँ पे प्रोटीन से ये कोटेड हो जाएगा। इसी सर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों के दोनों ब्लड के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। देखिए आपको एक बार, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, डायरेक्टली इनसॉल्युबल है, कैसे जाएंगे? तो उनको बाइल की नीड पड़ेगी। बाइल सॉल्ट क्यों समझ में आ रहा है? इमल्सिफिकेशन तो यही करते हैं, उनको माइसेल बनाएंगे और फिर वो ट्राइग्लिसराइड बन के जैसे ही जाएंगे एंटेरोसाइड के अंदर, एंटेरोसाइड के अंदर जाकर वो प्रोटीन से कोटेड हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन से कोटेड, इसी को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या है? प्रोटीन कोटेड ट्राइग्लिसराइड।
प्रोटीन कोटेड ट्राइग्लिसराइड, अब ये जा सकता है डायरेक्टली लेक्टिल के अंदर। जो होते हैं हमारे पास विलाई, वो बहुत न्यूमरस वेसल्स से और मतलब ऑफ कोर्स वेसल से और लिम्फ वेसल से मतलब होते हैं, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल से बीच में जो बीच वाला बड़ा वेसल होता है उसको अपन लेक्टियल बोलते हैं। तो काइलम एक्वन डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा और फिर ये लेक्टियल भी जाकर अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही ओपन होना है ना इनको। एक बार लास्टली सर जी एंजाइम्स का लेखा जोखा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले सारे एंजाइम्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक बताओ, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज कहाँ, पैरोटिड। अच्छा, तीन कौन कौन से होते हैं सर जी? सिलेबरी ग्लैंड तीन कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड होता है, चिक के पास जो होता है सब मैक्जुलरी या सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। इसको एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, समझ में भी आता है। सब मैक्जुलरी को वाटसन डक्ट बोलते हैं, ये भी समझ में आता है। और सब लिंगुअल को अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनियस, ये भी समझ में आता है। आगे आओ सर, एंजाइम्स का लेखा जोखा। सिलेबरी एमाइलेज और टाइलिन ये पैरोटिड, मतलब यहाँ पे बस ऐसे लिखा हुआ है, आप समझो बक्कल कैविटी। और एक और चीज़, सारे के सारे सिलेबरी ग्लैंड जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ ओरल कैविटी प्रेजेंट है और उनका सारा का सारा सिक्रेशन ओरल कैविटी के अंदर आता है। तो सिलेबरी एमाइलेज या टाइलिन साइट ऑफ एक्शन देखो कहाँ पे, बक्कल कैविटी में काम करेंगे, स्टार्च को डाइसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 30%, माल्टोज वही होता है। पेप्सिन कहाँ, स्टोमेज, ऑफकोर्स पेप्सिन कहाँ, स्टोमेज। क्या करेगा, प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड, पेप्टियोन्स एंड प्रोटीओजेज, ऑफकोर्स। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज एमाइलेज, एमाइलेज क्या करेगा इसका, डाइसेक्राइड के अंदर स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, ऑफकोर्स। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड के अंदर। कीमोट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड के अंदर। वही कार्बोक्सीपेप्टाइड क्या करेगा, अमाइनो लार्ज पेप्टाइड को ही अमीनो एसिड के अंदर करेगा। लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड, यही तो लास्ट प्रोडक्ट है। ग्लिसरॉल से आप कंफ्यूज मत होना, काइलोमाइक्रोन में ग्लिसरॉल था ना। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड। और न्यूक्लिएज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और इधर न्यूक्लियो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो आप, एंटेरो काइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज जो होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ सर जी, कैल्शियम के प्रेजेंस में। एमाइनोपेप्टाइडेज, ऑफ कोर्स एमाइनोपेप्टाइडेज, वेरी क्लियर, एमाइनोपेप्टाइडेज वेरी क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम में एमाइनोपेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड को एमाइनो एसिड के अंदर, पेप्टाइडेज लार्ज पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड को ऑफ कोर्स एमिनोपेप्टाइड के अंदर, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड को शुगर। और यही ऑफकोर्स न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बना होता है, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से, वही प्यूरिमिन और pyrimidine। और लाइपेज का करेगा, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड, वही ऑफकोर्स ये सब तोड़ देते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात, क्लियर होगी क्या पूरे एंजाइम्स? एक बार और मैं आपको बताता हूँ। स्लाइवा, बक्कल कैविटी, स्टार्च को माल्टोज 30%, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, एमाइलेज डाइसेक्राइड, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन लार्ज पेप्टाइड के अंदर, ये अमीनो एसिड कार्बोक्सी पेप्टाइड है सीधा। लाइपेज ऑफ कोर्स मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, ऑफ कोर्स मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, समझ में आ गया। इसका भी ग्लिसरॉल ध्यान रख सकते हो, ऑल्दो ये पूछेगा भी नहीं कभी। न्यूक्लियज ये पूछा है, PYQ आया हुआ है। न्यूक्लियज पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के हैं। और बाकी एमाइनोपेप्टाइडेज इसका है। और ये मतलब लास्टली सबको तो एकदम छोटा छोटा ही कर देना है, तो वही तो हो रहा है। हो गया सब कुछ हो गया।